तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाली है हिस्ट्री सुगम का क्लास 8 का ये चैप्टर नंबर 2 है। और ये वीडियो आने में काफ़ी समय लगा क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें क्वेश्चन जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, तो इसी कारण से इसका आंसर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा। और चलिए हम लोग सीधा आप लोग देखते हैं क्वेश्चन को। चैनल पर नया तो चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दे अपने दोस्तों के पास ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। तो चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा ये पहला नंबर क्वेश्चन है, चूँकि ये लंबा है तो इसको हम लोग 2 पार्ट में देख लेंगे। ठीक है, और ये लगातार वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ बना हुआ है तो ये 2 पार्ट में हम लोग देख लेंगे चूँकि एक पार्ट में काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए देखिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है भारत में कौन कौन से यूरोपीय देश व्यापार के लिए आए थे। तो इसका आंसर है भारत में कई यूरोपीय देश व्यापार के लिए भारत आए थे, जैसे पुर्तगाल, ठीक है, हॉलैंड जो डच बोलते हैं, फ्रांस तथा इंग्लैंड। सबसे पहले पुर्तगाल आया था, आप सभी को पता है, और सबसे लास्ट में भी गया था। पुर्तगाल को पुर्तगाली बोलेंगे, डच हॉलैंड, फ्रांस को फ्रांसीसी, और इंग्लैंड जो अंग्रेज थे यहाँ से, ठीक है, आए थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यूरोपीय बाजार में किन भारतीय वस्तुओं की मांग अधिक थी। तो आप सभी को पता है कि यूरोपीय बाजार में किस भारतीय वस्तुओं की मांग थी। तो यूरोपीय बाजार में भारतीय सूती तथा रेशमी कपड़े, नील एवं सोरा तथा गरम मसालों, इन वस्तुओं की मांग अत्यधिक थी। सोरा हम लोग यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे, सोरा किसको कहते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नील की जो खेती होती थी वो तथा, और ये हमारा मतलब ये सारी चीज़ों की यूरोपीय बाज़ार में काफ़ी डिमांड था। यहाँ के मसाले हो गया, सूती कपड़ा हो गया, ठीक है, ये सब का डिमांड था यूरोपीय बाज़ार में। तीसरा नंबर है फैक्ट्री क्या होती है। तो उस समय जो फैक्ट्री था, फैक्ट्री एक्चुअली जो आज का फैक्ट्री होता है वैसा उस समय वो वाला फैक्ट्री नहीं था। ठीक है, जो कंपनी का था, फैक्ट्री निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का गोदाम होती थी। जो वस्तु को निर्यात करना होता था उस फैक्ट्री में वहाँ पे रखते थे। ठीक है, अंग्रेज लोग। चौथा है कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ। तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य व्यापार को लेकर हुआ। ठीक है, क्यों हुआ, तो व्यापार को लेकर हुआ। ठीक है, और 5वां नंबर क्वेश्चन है बंगाल पर कंपनी क्यों अधिकार करना चाहती थी। बंगाल पर, चूंकि देखिए बंगाल जो है उस समय आधा हिस्सा था भारत का, एक बड़ा सा क्षेत्र था और वहाँ वो एक समृद्ध भी था। ठीक है, सब कुछ उसके पास था। तो भारत का आधा हिस्सा बंगाल में बसा हुआ था। चूँकि जो अभी देख रहे हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सभी उसी में था, अब अलग हुआ। ठीक है, पहले उसी में था। तो एक बड़ा क्षेत्र था तथा बंगाल समृद्ध था, इसलिए बंगाल पर कंपनी अधिकार करना चाहती थी। 6 नंबर क्वेश्चन है 1698 में कंपनी को बंगाल में कौन से क्षेत्र मिले थे। 1698 में कंपनी को बंगाल में सूतानाती, कोलकाता और गोविंदपुर नामक 3 क्षेत्र की जमींदारी उसको मिला था। ठीक है, 7वां है दस्तक क्या थी। तो दस्तक एक सरकारी फरमान या फिर आज्ञा पत्र था। ठीक है, आज्ञा पत्र था दस्तक, दस्तक। ठीक है, 8वां नंबर औरंगजेब ने शाही फरमान कंपनी से वापस क्यों लिया था। तो क्योंकि अंग्रेज ने जो शाही फरमान है उसका दुरुपयोग किया, इस कारण। ठीक है, औरंगजेब ने शाही फरमान वापस ले लिया। ठीक है, नाराज़ होकर उसको युद्ध करके, ठीक है, हराया भी। फिर बाद में उसको कुछ इजाज़त भी देता है, तो वो आप बुक में देख लीजिएगा। और इसका रीडिंग का सीरीज भी आएगा। ठीक है, वैसे आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका स्टार्ट भी कर देंगे जब क्वेश्चन आंसर का वीडियो ना आएगा तो। ठीक है, उस समय खाली समय में आपको वो रीडिंग का सीरीज भी मिल जाएगा। ठीक है, तो औरंगजेब ने शाही फरमान कंपनी से वापस क्यों लिया, ये हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पलसी युद्ध के पूर्व बंगाल के नवाबों का नाम। पलसी युद्ध के पूर्व जो बंगाल का नवाब थे वो मुर्शिद कुली, ठीक है, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला, ये सब पलसी युद्ध के पूर्व नवाब थे। ठीक है, सिराजुद्दौला के समय ही वहाँ पे प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो उसका इसका जो सेनापति होता है ना, उसको वहाँ पे नवाब बनाया जाता है, मीर जाफ़र जो नाम होता है। ठीक है, और इसके बारे में आगे देखिए वहाँ पे बोल रहा है कि सिराजुद्दौला के शत्रु कौन थे। तो अंग्रेज के अतिरिक्त सिराजुद्दौला के कुछ सदस्य सिराजुद्दौला के शत्रु थे, उसी के यहाँ जो काम करते थे उसी के सदस्य सिराजुद्दौला के शत्रु थे। ठीक है, जैसे उसका सेनापति हुआ मीर जाफ़र। ठीक है, और भी कई सारे सदस्य। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आगे अभी देखते हैं।
तो यहाँ पे 11 में बोल रहा है सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अपना नियंत्रण क्यों स्थापित किया था। अभी पीछे आपने देखा उसका शत्रु कौन कौन था, हमने देखा उसका सदस्य था और अंग्रेज था, ठीक है। क्योंकि देखिए अंग्रेज ने सिराजुद्दौला के विरोधी सदस्य को भड़काया, उसका जो भी विरोधी सदस्य था उसको अंग्रेज ने भड़काया, साथ ही उसके द्वारा बहिष्कृत अधिकारियों को जिसको वो निकाला उसको अपने यहाँ संरक्षण भी दिया था, ठीक है। अंग्रेज ने बहिष्कृत अधिकारियों को अपने यहाँ संरक्षण भी दिया तथा अंग्रेजों ने उसके किसी भी आदेश का पालन नहीं किया, मतलब सिराजुद्दौला का किसी भी आदेश का अंग्रेजों ने पालन नहीं किया था। तो यही कारण था, ठीक है। 1756 में सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, क्लाइव ने प्लासी के युद्ध के पूर्व किन भारतीयों को अपनी तरफ मिलाया था। तो प्लासी युद्ध के पूर्व क्लाइव ने सिराजुद्दौला से असंतुष्ट जो लोग थे उनको अपनी तरफ मिलाया था। 13 नंबर, मीर जाफ़र ने नवाब बनने पर कंपनी को क्या देने का वादा किया था। ठीक है, वही सिराजुद्दौला का सेनापति है, ये अंग्रेज से मिल जाता है। तो मीर जाफ़र ने नवाब बनने पर कई रियायत तथा हर्जाना देने का वादा किया था और बनने के बाद वो देता भी है, ठीक है। सिराजुद्दौला युद्ध में क्यों हार गया, ठीक है, क्योंकि आपने देखा सिराजुद्दौला जो है वो अंग्रेज से मिल जाता है। तो क्योंकि सिराजुद्दौला को अपने सेनापति मीर जाफ़र की सहायता नहीं मिलती है, इसकी सैन्य टुकड़ी नहीं लड़ता है उस समय, क्योंकि ये मिला हुआ होता है अंग्रेज से, ठीक है। ये सेनापति होता है तो इसके तरफ जो भी सेना थे वो इस युद्ध में नहीं लड़ा, इसलिए सिराजुद्दौला हार जाता है। 15 नंबर है कि पलासी युद्ध जीतने पर अंग्रेज को क्या मिला। तो वही हमने देखा वादा किया था उसने, मीर जाफ़र ने। तो प्लासी युद्ध जीतने पर अंग्रेजों को धन के अतिरिक्त 24 परगना की जमींदारी तथा मुक्त व्यापार का अधिकार मिला। 16 नंबर है, मीर जाफ़र ने डचों से समझौता क्यों किया। देखिए मीर जाफ़र क्या हुआ कि कंपनी ने धान की मांग के साथ बर्दवान और नदियां प्रांतों की मांग की, ठीक है। जब ये मांग किया तो इस मांग को वो अस्वीकार कर डचों के साथ समझौता कर लिया, ठीक है, वहाँ मिल गया वैसा बोले तो, ठीक है। तो ये सब मांग की, इसलिए उसने मांगों को अस्वीकार कर डचों से समझौता किया। तो क्यों समझौता किया, क्योंकि उसने ऐसा मांगा, ठीक है, इसलिए वो उससे मिल गया। 17 नंबर है, बक्सर का युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो देखिए बक्सर का युद्ध 1763 और 64 में भी हुआ था, मीर कासिम से 1763 में होता, फिर वो हारने के बाद वो चल जाता है अवध, ठीक है। वहाँ शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम ये सब होते हैं, तो ये तीनों मिलकर फिर उसके विरुद्ध लड़ते 1764 में, लेकिन फिर भी जीत नहीं होती है, ठीक है। ये आपने रीडिंग में अपने बुक में ये पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो मीर कासिम हुआ कि बक्सर का युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो मीर कासिम और अवध जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, तो इनके नवाब शुजाउद्दौला तथा मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीन भारतीय शक्तियों तथा अंग्रेजों के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था, यानी इसके मध्य हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध निर्णायक क्यों था। चूँकि देखिए बक्सर के युद्ध होने के बाद, क्योंकि व्यापारिक कंपनी से बंगाल में वह एक राजनीतिक शक्ति बन गया, ठीक है। अब वो राजनीतिक कंट्रोल भी करने लगा राजनीतिक रूप से, भारत का सम्राट उसका पेंशन भोगी बन गया, ठीक है, पेंशन भोगी बन गया। अब उत्तर भारत में कंपनी को चुनौती देने वाला कोई नहीं रहा, तो इसलिए बक्सर युद्ध को निर्णायक कहा जाता है, ठीक है। बक्सर का युद्ध निर्णायक था इसलिए कहा जाता है ऐसा, ठीक है। तो ये हुआ 18 नंबर क्वेश्चन। अब 19 में बोला अंग्रेजों ने 1763 में किस शासक को हराया था। तो अंग्रेजों ने 1763 में मीर कासिम को हराया था। 20 नंबर अंग्रेजों के विरुद्ध टीपू सुल्तान ने किस विदेशी शक्ति से सहायता ली थी। टीपू सुल्तान अंग्रेज का दुश्मन था, ठीक है। तो अंग्रेज के विरुद्ध टीपू सुल्तान ने फ्रांस तथा तुर्की से सहायता ली थी, उससे सहायता मांग की बात की, और इसीलिए इसको दुश्मन भी मानते थे अंग्रेज टीपू सुल्तान को। 21 नंबर मराठा क्षेत्र जीतने में कंपनी को आसानी क्यों हुई थी। चूँकि आपको पता है मराठा में आपसी विवाद था, मतभेद था, और यही कारण था कि मराठा क्षेत्र जीतने में कंपनी को आसानी थी, ठीक है, आसानी हुई, क्योंकि सभी मराठा सरदार जो राजमंडल के सदस्य थे, ठीक है, सभी राजमंडल के सदस्य थे, लेकिन उनमें एकता नहीं था, ठीक है, सदस्य थे उनमें एकता नहीं था, और यही कारण है, ठीक है।
की जो कंपनी है उसको मराठा क्षेत्र जीतने में आसानी हुई। उसमें मतभेद था, आपसी मतभेद था, आपस में भाईचारा नहीं था, बंधुत्व नहीं था। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, बेसिन की संधि 1802 से कंपनी को क्या लाभ हुआ। ठीक है, बेसिन की संधि से कंपनी को क्या लाभ हुआ। तो बेसिन की संधि से पेशवा की आंतरिक तथा बाहरी नीतियों पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। ठीक है, बेसिन की संधि से उसकी आंतरिक और बाहरी नीतियों पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। और 25 नंबर है, रंजीत सिन्हा कहाँ का शासक था। तो रंजीत सिन्हा पंजाब के शासक थे। ठीक है। 26 नंबर है, युद्ध के अतिरिक्त कंपनी ने किस प्रकार भारत में अपना विस्तार किया था। तो युद्ध के अलावा कई तरीके से उन्होंने भारत में विस्तार किया अपने क्षेत्र को। ठीक है, अपनी कंपनी को। तो युद्ध के अतिरिक्त कंपनी ने सहायक संधि आपने सुना होगा और विलियम नीति द्वारा भारत में अपना विस्तार किया। और 27 नंबर क्वेश्चन है, सहायक संधि का संस्थापक कौन था। तो सहायक संधि का संस्थापक लॉर्ड वेलेस्ली या फिर ब्लेजली भी कहीं कहीं पे आपको मतलब ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये था। 28 नंबर है, सहायक संधि से कंपनी को क्या लाभ हुआ। तो कंपनी को इस संधि से सेना का खर्च बच गया, कंपनी का उन पर नियंत्रण हो गया और कंपनी का विस्तार हुआ। चूँकि सहायक संधि में क्या था कि वो सेना नहीं मतलब ये सेना देगा उस राजा को। ठीक है, वहाँ का जो स्थानीय शासक है उसको वो ये सेना देगा। और ठीक है, अंग्रेज सेना देगा, अंग्रेज का सेना रखना होगा और उस सेना का खर्च वही राजा उठाएगा। तो कंपनी का तो बच गया। ठीक है, सेना का खर्च, साथ में उसका नियंत्रण भी हो गया। अब वो युद्ध वगैरह संधि वो बिना इसके इजाज़त के नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ था। और जो भी कर वगैरह नहीं दे पाता था वो उसको अपने कंपनी में मिला लेता था। ठीक है, इसके बदले में उसको पैसा भी देना होता था। तो ये सब उसका हुआ। ठीक है, कंपनी का विस्तार हुआ, कंपनी उन पर नियंत्रण हो गया। तो ये सारे लाभ हुआ। ठीक है, सहायक संधि से। 29 से डलहौजी की विलय की नीति क्या थी। तो देखिए, इस नीति के अनुसार संतानहीन देशी नरेशों के राज्य को कंपनी के राज्य में विलीन करने का निर्णय लिया था। इस डलहौजी की जो विलय की नीति थी, ये इसको हड़प की नीति भी बोलते हैं। चूँकि वैसे क्षेत्र जहाँ के राजा का कोई संतान नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है। ठीक है, तो वो किसी को गोद नहीं ले सकता है इस नीति के तहत। और उसका जो भी क्षेत्र है वो इस कंपनी में मिल जाएगा, ऐसा नीति था इसका। कंपनी के राज्य में विलीन करने का निर्णय लिया था। जहाँ जो संतानहीन हो, जिसके संतान ना हो। ठीक है, ऐसे देशी नरेशों के राज्य को कंपनी राज्य में विलीन करने का निर्णय लिया था इस नीति के अनुसार। 30 है, अवध को किस आरोप पर कंपनी में मिलाया था। चूँकि आपको पता है अवध को कुशासन के आरोप पर कंपनी में मिलाया था। कुशासन मतलब कि आपका शासन व्यवस्था ठीक नहीं है। ठीक है, तो इस आरोप पर कंपनी में मिलाया गया अवध को। 31 है, बम्बई प्रेसिडेंस क्या थी। तो बम्बई प्रेसिडेंस ब्रिटिश भारत का एक पूर्व प्रांत था। इसकी स्थापना 1618 में हुई थी। 32 नंबर है, रेगुलेटिंग एक्ट से भारत के न्यायिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट से कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। मतलब ऐसा की गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और इसी एक्ट के तहत भारतीय लोगों से रिश्वत और उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये सारे न्यायिक क्षेत्र में परिवर्तन हुए थे। और 32 में, कंपनी के सैनिक सुधार में क्या त्रुटि थी। तो देखिए, जो सैनिक सुधार जब हो रहा था, ठीक है, तो देखिए अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय, ठीक है, की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। ठीक है, वो जात पात नहीं देखते थे, कौन किस जाति धर्म का है। ठीक है, वो सब नहीं देखते थे, वो सेना में भर्ती ले लेते थे। लेकिन इसको हानि भी हुआ। तो इससे सैनिक में असंतोष बढ़ा। ठीक है, तो ये था हमारा, उसका जो त्रुटि था वो यही था कि अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। तो सैनिक सुधार में उसका यही त्रुटि था। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे जगह ना होने के कारण, ठीक है, एक ही पेज में अट जाए, इसलिए हमने यहाँ पे 33 का आंसर और यहाँ पे 32 का आंसर लिख दिया है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो चले तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। ठीक है, लाइक बहुत कम होता है तो वीडियो लेट के आएगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिया। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।